Hello, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Students, we were doing our topic manufacturing industries. Students, so we are starting from here today. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर देते हैं, यानी कि उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी कैटेगरीज में। किस तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, किस टाइप की हैं, कैसे क्या है, उसको डिवाइड करना है। लिस्ट ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स यू यूज इन योर डेली लाइफ सच एज ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन एंड सो ऑन। तो लिस्ट बनानी है उन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, सीमेंट, ग्लास से बना हुआ सामान, शीशे का सामान जो है, और कांच से बना हुआ सामान, पेट्रोल भी यूज करते हैं, माचिस भी यूज करते हैं, मैचिस, स्कूटर, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन, और इस तरीके की बहुत सारी चीजें हम जो है डेली यूज करते हैं। इफ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ए पार्टिकुलर क्राइटेरियन व्हेन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर। अब हमको क्या करना है, इन वेरियस टाइप की इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करना है एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जिससे क्या होगा, बहुत अच्छे से हम मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो इसको समझना हमें। अभी इंडस्ट्रीज में भी क्लासिफाइड एज फॉलो। अब इंडस्ट्रीज को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है वो हमें बताया हुआ है। सबसे पहली बात तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। जब इन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल जहां से मिलता है उसके सोर्स के अकॉर्डिंग दो तरीके से मिलता है, एक तो एग्रो बेस्ड, दूसरा मिनरल बेस्ड। अब एग्रो बेस्ड में क्या मिलेगा, एग्रो बेस्ड का मतलब जो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, जैसे कॉटन मिलेगा, कॉटन रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन मिलेगा, वुलन मिलेगा, जूट, सिल्क मिलेगा, टेक्सटाइल, रबड़ एंड शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल। ये सारी चीजें जो हैं ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं, जहां पर ये बनेगा। ये सारा सामान कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। अब अगला है मिनरल बेस्ड। मिनरल में जो यानी कि खदान से निकलता है, माइन से निकलता है, तो वो उसको मिनरल बोलते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील ये मिलेगा, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन के टूल बनेंगे, पेट्रोकेमिकल बनेगा। तो ये सारा मिनरल से बनेगा, मिनरल से हमें मिलेगा ये सब, ये रॉ मटेरियल इन सब सामान का। तो दो तरीके से हो गए कि रॉ मटेरियल जहां जहां से मिलता है उसके अकॉर्डिंग दो तरीके से इंडस्ट्री होती है हमारी अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। अब उनके मेन रोल के अकॉर्डिंग भाई उनका रोल क्या है। अब एक इसमें दो रोल बताए गए। एक तो क्या है, बेसिक और की इंडस्ट्री आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अब देखो बेसिक और की इंडस्ट्री कौन सी होती बेटा, वो होती है कि जो सामान बनाती है और दूसरी कंपनी को सप्लाई करती है। इनका सामान सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं जाएगा। अब ये क्या बनाते हैं, आयरन और स्टील बनाते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह ये सब बनाते हैं। तो ये किसको चाहिए भाई, ये जो कोई और किसी और फैक्ट्री को चाहिए ऐसी चीजें, किसी और इंडस्ट्री को चाहिए ये चीजें। तो क्यों, वो अपनी मशीनरी लगा लेंगे, आयरन से, स्टील से मशीन वगैरह ही बनेंगी इससे, और भी जो भी कुछ है इससे कुछ और बनाएंगे, वो इनसे अपनी मशीनें बनाएंगे, फिर इसके बाद इनसे और ज्यादा सामान बनाएंगे। तो ये सामान दोबारा से तैयार होके तब कस्टमर के पास जाएगा। अब सीधे इनको कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो ये जो है ये इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को ही सप्लाई करती है, मोस्टली ये होता है इसमें। अब दूसरी है कंज्यूमर इंडस्ट्री, दो तरीके की है ना, ये तो बेसिक और की इंडस्ट्री यानी कि दूसरी इंडस्ट्री को सप्लाई करेंगी। अब ये कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या, इससे सीधा कस्टमर खरीद सकता है, कैसे, दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। यहाँ पर क्या बनेगा, शुगर सीधा कस्टमर खरीदेगा और यूज करेगा। अब लोहे को थोड़ा ना कोई कस्टमर खरीदेगा, वो लोहे से कुछ और बनेगा काम की चीज, तब कस्टमर खरीद सकता है। तो वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाके बनेगा।
अब आगे जैसे शुगर, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें तो कस्टमर डायरेक्ट खरीद सकता है। पेपर, सीविंग मशीन, फैंस एटसेट्रा, तो ये कस्टमर इंडस्ट्रीज है। तो ये दो तरीके की हो गई इसमें मेन रोल के अकॉर्डिंग। अब आगे है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the asset of a unit। अब यहाँ पर क्या है कि एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो अलाउड है एक यूनिट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको डिवाइड किया जाता है। दिस लिमिट है चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के साथ ये यूनिट चेंज होती रहती है लिमिट। और एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। हाँ, आज के दिन क्या है, 1 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट अलाउड है। यानी कि 1 करोड़ तक का जो पैसा लगेगा उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और इससे ज्यादा पैसा अगर लगेगा 1 करोड़ से ज्यादा तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। अब आगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के अकॉर्डिंग भाई उसका मालिक कौन है। अब पब्लिक सेक्टर की जो मतलब कि पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। पब्लिक का मतलब ये होता है पूरी पब्लिक के लिए, यानी कि गवर्नमेंट पूरी पब्लिक के लिए तो गवर्नमेंट की होती है, तो उसको गवर्नमेंट चलाएगी और गवर्नमेंट ही ऑपरेट करेंगी, ऐसी इंडस्ट्री होती हैं, उसको पब्लिक सेक्टर वाली इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे कि बेल और सेल। आगे ये 2 एग्जाम्पल है इन कंपनीज के। अब आगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को तो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन यूज करेगा या मतलब ओवन करेगा, वही मालिक होगा भाई। तो ओवन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि या तो कोई एक इंसान या फिर कई सारे लोगों का ग्रुप। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पता ही है, आपका स्कूल है वो भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरीके से प्राइवेट इंडस्ट्री भी होती हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल है टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज। अब ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब ज्वाइंट सेक्टर यानी कि जो मिली हुई है, विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसको कौन चलाएगा, स्टेट और इंडिविजुअल, यानी कि गवर्नमेंट भी और साथ में एक प्राइवेट जो इंसान है वो भी। तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। ये ज्वाइंटली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का ज्वाइंटली है, तो इसको ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोलेंगे। अब रह गई कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोग से, यानी कि एक दूसरे की मदद करके। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है जो उनको ओन और ऑपरेट करेगा प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ मटेरियल, यानी कि 2 मिलके जो उनको प्रोड्यूस कर रहा है और जहां से कोई कच्चा माल लेके आ रहा है वो, या फिर वर्कर भी कर सकते हैं, या फिर बोथ दोनों भी इनको ओन कर सकते हैं। तो दे पूल इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस प्रोपोर्शनली। अब ये क्या करेंगे, अपना रिसोर्स को भी, यानी कि जो सामान है उसको भी आधा शेयर करेंगे और प्रॉफिट लॉस को भी आधा शेयर करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल का क्या है, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री है। और एक कोयर इंडस्ट्री इन केरला में नारियल की इंडस्ट्री जो है, कोयर वाला होता है नारियल का, जो ऊपर वो होता है ना, उसके बाल से होते हैं नारियल के, उससे जो चीजें बनती है, हमारे बेड के गद्दे भी उसमें भी होता है ये। अब आ गया नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। अब क्या है, बहुत बड़ा लार्ज स्केल पर, बल्क होता है बहुत ज्यादा, और वेट के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल और तैयार माल उसके अकॉर्डिंग जो है इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। इसमें भी 2 आएंगे, एक तो हैवी इंडस्ट्री। अब सच एज आयरन एंड स्टील, ये तो बड़ी हैवी इंडस्ट्री होती है, इसमें तो भारी सामान होता है। अब कुछ लाइट इंडस्ट्री दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड। हाँ, लाइट रॉ मटेरियल यूज करेंगी और प्रोड्यूस करेंगी लाइट गुड, हल्का सामान ही बनेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री, यानी कि बिजली के सामान की इंडस्ट्री, कितना हल्का हल्का होता है उसमें, और ये लोहे वाली तो ज्यादा हैवी होगी। तो बल्क एंड वेट के अकॉर्डिंग 2 टाइप की, हैवी और लाइट। अब आगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, अब उसकी पूरी की पूरी डिटेल पढ़नी है और आज हम इसको यहाँ तक करेंगे। अब जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल, ये एटसेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। ये तो बनेंगी एग्रीकल्चर से,
क्योंकि कॉटन भी वहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर, जूट भी, सिल्क भी, वुलन टेक्सटाइल भी, शुगर भी, एडिबल ऑयल भी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? एग्रीकल्चर से, इसलिए इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। अब इसी के अंदर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़े की इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में क्या है? द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14%, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 35 million persons directly, the second largest after agriculture, and foreign exchange earning अबाउट 24.6%। अब इसमें क्या है? ये इसकी बहुत बड़ी यूनिक पोजीशन है इंडियन इकोनॉमी में, बड़ा अच्छा रोल निभा रही है इंडियन इकोनॉमी में, यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में इससे ही ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्री प्रोडक्शन में। 14% जो है प्रोडक्शन करती है ये टोटल का, और एम्प्लॉयमेंट 35 मिलियन लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी देती है, यानी कि यहाँ पर काम करते हैं इतने सारे लोग। और ये एग्रीकल्चर के बाद सेकंड नंबर है इसका लार्जेस्ट में, कि भाई ये इतने लोगों को काम दे रही है। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए, लेकिन उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए दूसरे नंबर पर। एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, और सबसे ज़्यादा ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी बहुत ज़्यादा कर रही है, ये 24.6% ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कर रही है, यानी कि बाहर से डॉलर आ रहे हैं कमा के इसके थ्रू। अब आगे, इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड जीडीपी, और जीडीपी में भी ये 4% जो है कंट्रीब्यूट कर रही है, तो बड़े अच्छा है हमारे लिए ये। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन। अब ये क्या है? एक ऐसी अकेली ऐसी इंडस्ट्री है कंट्री में जो सेल्फ रिलायंट है, यानी कि आत्मनिर्भर है, डिपेंड नहीं है किसी और पे, एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, और अपनी वैल्यू चेन को बिल्कुल अच्छे से चला रही है। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, अपने रॉ मटेरियल से लेकर अपनी जो है हाईएस्ट वैल्यू एडिड कीमती प्रोडक्ट तक अपना ये सारा का सारा अपने आप सेल्फ रिलायंट है हर चीज़ में ये। तो बेटा आज रखते हैं यहाँ तक, कल करेंगे इससे आगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।